नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज। इसमें आज हम यहां से प्रारंभ करेंगे और लगभग हमने इस पर 16 वीडियो बनाए हैं। 16 टेस्ट क्लास जो है इसी चैनल पर अपलोड किए गए हैं और वह सभी आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके साथ भी इसी चैनल पर नेट पाठ्यक्रम की सभी कहानियाँ, सभी निबंध, यूनिट 10 की कुछ रचनाएँ, उपन्यास, यह सब कुछ लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और निःशुल्क अध्ययन कीजिए और नेट जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए, यही हमारी कामना है। और आज के टेस्ट सीरीज है, इसके प्रश्नों को यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। निम्नलिखित कहानियों के उनके संबंध पात्रों से सुमिलित कीजिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो वो यहाँ पर जो है गदल कहानी जो है रांगे राघव की है, रांगे राघव की है और गदल कहानी का पात्र है निहाल। गुल की बन्नो कहानी का पात्र है मिहिर लाल जो धर्मवीर भारती कहानी है। पीसन हरी का कुआं जो प्रेमचंद की कहानी है और इसकी पात्रा गोमती है। उसके बाद ठहरा हुआ चाकू यह मोहन राकेश की कहानी है और मिन्नी इसकी पात्र है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके निबंधकारों के साथ सुमिलित करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे। तो बकलम खुद यह नाम और सिंह का निबंध संग्रह है। बबुल और कैक्टस यह रामदर्श मिश्र का है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और कन्यादान यह अध्यापक पूर्ण सिंह का है और आधुनिक साहित्य यह निबंध संग्रह नंद दुलारी वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमिलित कीजिए, यानी नाटककार और नाटक दिए हुए हैं और उन नाटकों के नामों के साथ उन रचनाकारों को सुमिलित करना है। यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा का नाटक है सेतुबंद, हमीदुल्लाह का नाटक है दरिंदे, मुद्रा राक्षस का मरजीवा और शंकर शेष का पोस्टर और दया प्रकाश सिन्हा का इतिहास चक्र यह नाटक है। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाकारों को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर फिर से वो रचनाएं और रचनाकार दिए हुए हैं। कितना अकेला आकाश यह नरेश मेहता का है। जहाँ फवारे लहू रोते यह नासिरा शर्मा का है। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का है। अंतहीन आकाश यह विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का है। एक लंबी छाह यह रमेश चंद्र शाह का रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों को, यानी यहाँ पर सिद्धांत दिए हुए हैं और उन सिद्धांतों के प्रवर्तक यानी उनके साथ मिलाना है। तो संरचनावाद यह क्लॉड लेवी ड्रास ने प्रवर्तित किया था। अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू का है। मूल्य सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड का है। यथार्थवाद जॉर्ज लुकास का है और अभिव्यंजनावाद बेनेडिक्टो क्रोचे का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए, यानी आलोचक दिए हुए और आलोचनात्मक कृतियाँ दी हुई है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचनात्मक कृति है नई कविता के प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, कामायनी का पुनर्विचारिक, यह मुक्तिबोध का आलोचनात्मक ग्रंथ है और कामायनी का पुनर्मूल्यांकन यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। सुधान सिंह चौहान हिंदी साहित्य का 80 वर्ष। शिव कुमार मिश्र भक्ति काव्य और लोक जीवन, मुक्तिबोध का नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो यहाँ पर जो है यह गद्याओं छोड़कर हम अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न प्रारंभ होता है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की यह मगही बोली नहीं है। मगही बोली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है, बल्कि मगही बोली जो है वह बिहारी हिंदी वर्ग की या बिहारी हिंदी की बोली है। अभी पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली कौरवी है, ब्रज भाषा है हरियाणवी या बांगरू, हरियाणी को बांगरू कहा जाता है। बुंदेली और कन्नौजी यह पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं
और बिहारी हिंदी की बोलियाँ जो है वह है मगही, मैथिली और भोजपुरी। यह जो है बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। अभी खड़ी बोली शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हुआ है यह देखते हैं। तो यहाँ पर खड़ी बोली का उद्भव शोर श्रेणी अपभ्रंश से उत्तरी रूप में हुआ है। उसके साथ खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। यह दो खड़ी बोली के विषय में संबंध है। अभी यहाँ पर भाषा विज्ञान का प्रश्न है। यह है देखो, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद है। तो अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार अ, वर्णों के चार भेद माने जाते हैं। वह चार भेद कौन से हैं? तो स्पष्ट, स्पष्ट, विवृत, संवृत। अभी बाह्य प्रयत्न के 11 भेद माने हैं। वर्ण के बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्ण के 11 भेद माने। वह 11 भेद है विवार, संवार, श्राव, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अगला प्रश्न देखते हैं। यह आदिकाल का प्रश्न है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो, यानी कौन सी आती है? तो वह लोक भाषा में लिखित तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी हुई रचनाएं जो है वह सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है घोर अंधारे चंदमणि निजी जद्देऊ करेई परम महासुह एकु नये दूर्य अशेष हरेई। उपर्युक्त दोहे में महासुह का संबंध किससे है? तो यहाँ पर महासुह का जो संबंध है वह है महासुख, महासुह का तत्सम रूप है। उसके बाद है महासुख ब्रज यानी का पारिभाषिक शब्द है। उसके बाद प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। यह इसके सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सुफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सुफियों का प्रेम तत्व है। यह किस आचार्य का या किस आलोचक का कथन है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ में यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की। यानी ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वह कबीर दास ने कहाँ से ली है? तो साधु सन्यासियों से ली है। सुफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया है और अपना एक अलग पंथ चलाया है। यह शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अनशील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है यह भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है प्राणचंद्र चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से, यानी प्राणचंद्र चौहान जो है किस भक्ति शाखा में आते थे? तो वह जो है राम भक्ति शाखा में प्राणचंद्र चौहान आते थे। यहाँ पर किसने कौन सा भक्ति मार्ग चलाया यह देखते हैं। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक या प्रमुख कवि यह कबीरदास है। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि या प्रवर्तक कवि तुलसीदास है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास है और सो सुखी शाखा के कवि जो है वह है जीवाराम। अगला प्रश्न है भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत यह नंददास की रचना है। यहाँ पर देखते हैं भंवर गीत जो नंददास की रचना है। यहाँ पर नंददास के अन्य ग्रंथ है वह है अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचायती, रुक्मिणी मलंगल। अभी सूरदास के भी ग्रंथ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सूरदास के ग्रंथों में है सूरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी। चतुर्भुज दास के ग्रंथ हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला, कीर्तनावली। कृष्णदास के ग्रंथ है जुगलमान चरित, प्रेम तत्व निरूपण। अगला प्रश्न है
गोरख जगायो जोग, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। तो इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है नाथ पंथ का हट्ट योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। उसके बाद है योगिनियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। यह इसका आशय है। अगला प्रश्न है ना नगरी काया विधि किन्हा लेई खोजा पावा जेतेई चिन्हा पै सुट्टी अगम पंथ बड़ बाका तस मार्ग जस सुई क नाका बाका चढ़ाव 7 खंड ऊंचा चारी बसेरे जाई पहुंचा। तो इसका देखते हैं क्या है ये प्रश्न। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है। तो इसमें जो चारी बसेरा शब्द है इससे अभिप्राय क्या है यह देखना है। तो इससे है प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग है। उसके बाद है शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान है जो सूफी शाखा में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही अजहू बनारसी आसपासा चारही सहित विप्र करही डंट ऊती तीन तैने रविदास दासानुदासा। इस काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है। तो यहाँ पर जो है वर्ण व्यवस्था का भाव दिखाई देता है। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर लोक व्यवहार वर्ण व्यवस्था, उसके बाद जो है विनय यानी लोक व्यवहार वर्ण व्यवस्था और विनय जो उपर्युक्त पंक्तियों में यह 3 भाव दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है झूठो है झूठो सदा जगो संत कहत जे अंतु लहा है ताको सहे सट संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हा है जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है जानकी जीवनु जान न जान्यो त्यो जान कहावत ताजो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास तीसरी पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं। तो तुलसी कहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। उसके बाद कहते हैं कि वे स्वयं महागवार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय के साथ निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय है ऊर में माखन चोर खड़े अब कैसहू निकसत नहीं ऊधो तिरछे बुझे। यानी यहाँ पर गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। वह उन्हें दिल से निकलना चाहती है लेकिन निकाल नहीं जाती। यह एक सही है। उसके बाद वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। यानी यह गोपियों के दिल में कृष्ण बसे हैं। वह कृष्ण को दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकाल नहीं सकती और वह उन्हें दिल से बसाए रखना यानी दिल में ही कृष्ण को बसाए रखना चाहती है। अगला प्रश्न है मीराबाई के पदों में मुख्य। अभी मीराबाई के पदों में कौन कौन से विषय है। तो अपूर्ण भाव विलहता है। उसके बाद है आत्मसमर्पण और भावद विरह की पीड़ा की उत्कंठ अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव है। तो यहाँ पर जो है चर्म उत्कर्ष के बाद उत्तरार्ष और पतन का युग। अगला प्रश्न है कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाली थी। यानी कवि ठाकुर थे उसने किस राजा के कटु वचन सुनकर तलवार निकाली थी और कहा था सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जुरीबे में नेकुजे न मुर्को नित देनवारे में मही पालन को ही ये के विरुद्ध है स्नेही सांचे उड़ के। तो यहाँ पर ठाकुर कहत हम बैरी
बेवकूफ़न के जालिम दमाद है, आदानिया ससुर के, चोचिन के जोची, महा मैं मौजिन के महाराज, हम कविराज है के चाकर चतुर के। तो इसमें जो है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर पर कवि ठाकुर ने तलवार निकाली थी म्यान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की यहाँ पर प्रेम प्रलाप, यह जो रचना है प्रेम प्रलाप, यह ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। अभी यहाँ पर ठाकुर भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जबकि शेष तीनों रचनाएं हैं प्रेम, यानी यहाँ पर तीनों जो रचना है प्रेम संपत्ति प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, यह जो है ठाकुर जगमोहन की है। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कविता की विशेषता है। तो रीति मुक्त कविता की यहाँ पर कौन कौन सी विशेषता है? यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह भी सही है। उसके बाद है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत काव्य है, यह भी सही है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, यानी सभी प्रकार के सृजन की जो रूढ़ियाँ थी उन रूढ़ियों से मुक्त काव्य यानी रीति मुक्त काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, बगियान बसंत बसेरो की यो बसिए ते ही त्यागी, तपाइए ना दिन काम कुतूहल के, जो बने दिन तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है, तो इसके काव्य पंक्तियों के रचनाकार जो है वह हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी यहाँ पर प्रेमघन की काव्य रचनाएं देखते हैं। जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला, जबकि शेष अन्य प्रताप मिश्र, यानी अन्य जो रचना है वह प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति से असंगत है। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं, यानी जो कुछ मेरे कुटी में संकोच नहीं। इस प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार, तो इसके रचनाकार है श्रीधर पाठक। अभी यहाँ पर श्रीधर पाठक की थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म 1886 में होता है। श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है, एकांतवासी योगी नाम से किया गया है, यानी गोल्ड स्मिथ की रचना का गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट थी और हरमिट का खड़ी बोली में अनुवाद जो है श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी नाम से किया है। यह की पंक्ति यानी अंबिका दत्त व्यास, रामनरेश त्रिपाठी तथा हरिओत असंगत है। अगला प्रश्न है, निसुक पुंज से फूली रहे सुलगी, उल दो जू वियोगी तिहारे, मातो फिरे न घिरे, अब लानी पे जान मनोज यों डारत मारे, हयो अभिलाषानी पात निपात कढ़े, हिये सूल अंशांसी डारे, हे पतझार बसंत दूहो घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन से रूप दिखाई देते हैं या कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर उक्ति वैचित्र्य का उक्त वैचित्र्य दिखाई देता है। उसके बाद उक्ति चमत्कार है, उसके बाद उक्ति विपर्य है, यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो राम अध्याय की समस्या, पौराणिक प्रसंग में महाभारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधार विवाद। यहाँ पर देखते हैं कि इनका कौन सा सही है। यहाँ पर जो है दिनकर के बारे में काम आध्यात्म की समस्या जो कि उर्वशी में बताई गई है। उसके बाद है पौराणिक प्रसंग में महाभारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ दिया है।
उसके बाद युद्ध दर्शन। अभी किस रचना में कौन सा दर्शन दिखाई देता है? जैसे कामाध्यात्म की समस्या उर्वशी में है, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युग का संदर्भ यहाँ परशुराम की प्रतीक्षा में है, और अ, युद्ध दर्शन में कुरुक्षेत्र हुंकार रश्मि रथी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे से है? तो आत्मने तो यहाँ पर विचार कविता, उसके बाद है विचार कविता, बावड़ा आहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, यह तीन से जो है आगे का संबंध है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम आगे था। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से है? तो यह कथन जो है युद्ध और नारी निबंध से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को बनाया गया है? तो यहाँ पर ग्रामोफोन का रिकॉर्ड इस कहानी से लिया गया है। जैनेन्द्र द्वारा लिखित कहानी, यह ग्रामोफोन जो कहानी है वह ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, यह कहानी जैनेन्द्र की है। और अति व्यस्त कामकाजी आदमी की पत्नी असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। जैनेन्द्र की अन्य कहानियाँ हैं नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोण, पाजेब, फांसी, वातायन, पत्नी, कैदी, जानवी और मास्टर जी, यह जो है जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपयोग की कथा है? तो यहाँ पर परीक्षा गुरु, जो 1882 में लिखित उपन्यास है परीक्षा गुरु, और श्रीलाल शुक्ल का है, और इसको रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो पर्णदत्त जो है वह स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। अभी यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्कंदगुप्त यह नाटक 1928 में प्रकाशित हुआ था, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अभी यहाँ पर नाटक के पात्र देखते हैं। नाटक कल्याणी परिणय के पात्र कल्याणी, चंद्रगुप्त, सिलूकस, और राजश्री नाटक के पात्र हर्ष, चीनी यात्रा, हेनस्वांग, स्कंदगुप्त नाटक के पात्र पृथ्वीसेन, भट्टारक, बंधुवर्मा, महाभट्टनायक, पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त। आजाद शत्रु नाटक के पात्र देखते हैं मगध कौशल और कौशाम्बी के 3 परिवारों का आजाद शत्रु में वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक की। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यह आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? तो यह नंद दुलारी वाजपेयी का है। अभी यहाँ पर नंद दुलारी वाजपेयी के अन्य ग्रंथ दिए हुए हैं। आलोचनात्मक आधुनिक साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य नए प्रश्न। अभी यहाँ पर शांति प्रिय द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ है सामायिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचालिनी, यह जो है शांति प्रिय द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ है। नेमीचंद्र जैन के आलोचनात्मक ग्रंथ है रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, साहित्य की सीमाएं। शिवदान सिंह चौहान के आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद की कहानियों के पात्र नहीं है? तो प्रेमचंद के पात्र की कहानी यहाँ पर लहना सिंह नहीं है। उसके बाद है पंडित सुनंदा, यह 2 उनके कहानी के पात्र नहीं है। अमीना जो है सबसे अनमोल रतन कहानी का पात्र है, और पंडित बुद्धिराम जो है वह भी किसी कहानी का पात्र है, यह 2 नहीं है। यानी यहाँ पर लहना सिंह और अमीना यह नहीं है। अभी यहाँ पर प्रेमचंद की अन्य कहानी देखते हैं और उनके पात्र, बूढ़ी काकी कहानी का पात्र पंडित बुद्धिराम है, वह प्रेमचंद की। अमीना जो है ईदगाह कहानी की पात्र है।
लहना सिंह उसने कहा था कहानी की पात्र है और उसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। सुनंदा पत्नी कहानी की पात्र है जो जयेंद्र की कहानी है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र है। यहाँ पे प्रेमचंद के उपन्यासों के यहाँ पर पात्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए कृष्णचंद्र है, एक कृष्णचंद्र है, उसके बाद है सोफिया भी है और गजाधर भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो आलोक आलोक पर्व और विचार और वितर्क, यह दो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। अभी माटी हो गई सोना, यह किसका निबंध संग्रह है? तो यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। तथा कुछ उथले कुछ गहरे, यह निबंध इंद्रनाथ मदान का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? तो यहाँ पर संग्राम और प्रेम की वेदी, यह प्रेम की बड़े खिलाड़ी, संग्राम और बड़े खिलाड़ी, यह दो प्रेमचंद ने नाटक लिखे हैं। आवारा मसीहा विवेकी किसके जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा यह शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है जो विष्णु प्रभाकर का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है दलित साहित्य आत्मकथा है? तो यहाँ पर दलित आत्मकथाएं कौन कौन सी है? तो यहाँ पर है अपने अपने पिंजरे और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, यह दो जो मेरी पत्नी और भेड़िया, यह दो जो है दलित आत्मकथाएं हैं। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा मोहनदास नेमिष राय की है। मेरी पत्नी और भेड़िया यह धर्मवीर की है, डॉक्टर धर्मवीर की, और यह दलित आत्मकथाएं हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की है। गर्दिश के दिन जो कमलेश्वर की आत्मकथा है, और वह जो है गर्दिश के दिन में अन्य भाषाओं के 12 लेखक रचनाकारों के आत्मचरित्र का संपादन किया है गर्दिश के दिन में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है। यानी जो आचार्य भरत के रस सूत्र थे उसकी व्याख्याता शंकुक ने की थी और उस सिद्धांत का नाम बताइए। तो इसमें है देखो अनुमतिवाद, यह है भी भट्ट ललोट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। भट्ट शंकुक का अनुमतिवाद या अनुमानवाद है। भट्ट नायक का भक्तिवाद या भोगवाद है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखी नहीं? यानी आई.एस. रिचर्ड की यहाँ पर कौन सी पुस्तक नहीं है? तो नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशंस ऑफ कल्चर, यह जो पुस्तक है यह आई.एस. रिचर्ड की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? तो यहाँ पर कौन कौन से लेखक यथार्थवाद से संबंधित है? तो यहाँ पर देखते हैं मादा बावेरी और जॉन लॉक, यह दो जो है इनका आधुनिक यथार्थवाद से संबंध है। जबकि सैमुअल पी हर्डिंग उत्तर आधुनिकता, यानी उत्तर आधुनिकता में कौन थे? तो सैमुअल पी हंटिंगटन, यह जो है उत्तर आधुनिकता से थे। और क्लॉड लेवी यह फ्रांस, यह संबंधी संरचनावाद से थे। अगला प्रश्न है, सादरीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? तो सादरीकरण के विषय में कौन से कथन यहाँ पर सही है? तो सादरीकरण के बारे में, सादरीकरण के लिए भोजकत्व व्यापक अनिवार्य है, यह एक सही है। और उसके बाद है सादरीकरण अवलंबनत्व धर्म का होता है। अगला प्रश्न है, नीलो उत्पतल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंदे उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही है? तो उसके लिए कौन से कथन सही है? तो इसके लिए यह है कि इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। उसके बाद है कि इसमें यह लक्षणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर
चंदायन, मृगावती, चित्रावली और अनुराग बांसुरी। जैसे चंदायन 1379 मुला दाऊद की है, मृगावती 1501 कतुबन की है, चित्रावली 1613 उस समान की है, अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद की है। अगला प्रश्न है जन्मकाल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर संत कवियों का सही अनुक्रम जो है वह है गुरु नानक, दादू दयाल, मलुक दास और सुंदर दास। गुरु नानक का समय 1469, दादू दयाल का समय 1544, मलुक दास का समय 1574 और सूरदास का समय सुंदर दास का समय 1596। अगला प्रश्न है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर भूषण का समय 1613, जसवंत सिंह का समय 1626, देव का समय 1675 और सुरती मिश्र का समय 1709। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर सही अनुक्रम में श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल सनई और राम नरेश त्रिपाठी। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 1865 में, गया प्रसाद शुक्ल सनई का जन्म 1883 में और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही यानी रचनाओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की 1932 में, कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद की है, कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती की है, उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रकाशन काल की दृष्टि हरिवंशराय बच्चन की रचनाओं का, यानी यहाँ पर हरिवंशराय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम। तो निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। जो निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954 और जाल समेटा 1959। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर प्रलय की छाया जो 1925 में जयशंकर प्रसाद की है, मधुबाला 1936 हरिवंशराय बच्चन की है, असाध्य वीणा 1961 आज्ञे की है, पटकथा 1972 सुदामा पांडे यानी धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम, यानी सही अनुक्रम में है यहाँ पर दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव यह है। और दिव्या का प्रकाशन 1945 दिव्या यशपाल का उपन्यास है, जहाज का पंछी 1954 ईलाचंद्र जोशी का है, अमृत और विष 1967 अमृतलाल नागर का है, पहला पड़ाव 1987 श्रीलाल शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। तो सही अनुक्रम देखेंगे यहाँ पर परिंदे जो है वह 60 में है, राजा निर्बंसिया 1957 में है, उसने कहा था 1915 में है, एक टोकरी भर 1907 में 1901 में है। तो यहाँ पर सबसे प्रथम एक टोकरी भर मिट्टी आएगा, उसके बाद उसने कहा था आएगा, फिर राजा निर्बंसिया और फिर परिंदे। ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही होगा। एक टोकरी भर मिट्टी यह कहानी जो है यह माधवराव सप्रे की कहानी है, भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और यह 1957 में कमलेश्वर की कहानी है। और परिंदे जो है 1960 में प्रकाशित कहानी है। यह नामोर सिंह ने परिंदे को नई कहानी माना है, निर्मल वर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर श्रृंखला की कड़िया जो 42 में है, श्रृंखला की कड़िया, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम यह है। श्रृंखला की कड़िया जो महादेवी वर्मा का है 1942 में, अशोक के फूल 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आस्था और सौंदर्य 1961 रामविलास शर्मा का है, कला का जोखिम 1981 निर्मल वर्मा का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का
सही क्रम। तो जीवनी परख इसमें देखेंगे, कलम का सिपाही 1962 अमृत राय का है। कलम का मजदूर 1965 मदन मोहन का है। आवारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर का है। योमकेश दरवेश का 2010 में प्रकाशित योमकेश दरवेश 2010 में प्रकाशित विश्वनाथ त्रिपाठी का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम लगाना है हमें। उसमें है देखो, सेतुबंध 1972, आठवां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987, रतिका कंगना 2010, यह क्रम सही है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम लगाना है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952, कवि सुमित्रानंद पंत मिथक और साहित्य भारतीय सौंदर्य बोध, यह जो है 1976 नंद दुलारी वाजपेयी का है। मिथक और साहित्य यह नगेंद्र का है और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचनात्मक ग्रंथों का सही क्रम। तो प्रथम है जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, कवि निराला 1965, नई कविता 1973। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही क्रम। तो यहाँ पर सही क्रम में है वामन, कुंतक, बम्मट और विश्वनाथ। यह है, वामन का समय है 8वीं शताब्दी, कुंतक का समय है 10वीं शताब्दी, मम्मट का समय है 11वीं शताब्दी और विश्वनाथ का समय है 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर खड़ी बोली बिजनौर में बोली जाती है, ब्रज भाषा आगरा में, और बांगड़ तथा बांगरू जो है वह है करनाल में बोली जाती है और अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है। यहाँ पर है, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनके संबंधित रचनाओं के कौन सी भाषा किस रचना की कौन सी भाषा है यह पहचानना है। तो यहाँ पर सबसे प्रथम हम देखेंगे खड़ी बोली का कौन सा है। तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित है। तो यहाँ पर डी का 2 कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो डी का 2 सिर्फ यहीं पर दिखाई दे रहा है, बाकी किस पर नहीं है। तो आसान है, बाकी के 3 जो है वह कट हो जाएंगे। खड़ी बोली का प्रिय प्रवास और उसके बाद अवधि यानी 1 का 3 यानी अवहट्ट में जो है कीर्तिलता लिखी हुई है। उसके बाद ब्रज भाषा में कौन सा ब्रज भाषा में बहुर गीत लिखा हुआ है और अवधी भाषा में मधुमालती ग्रंथ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम सुमिलित कर सकते हैं। किसी एक ऐसे सुमिलित कीजिए में या कथन में किसी एक कथन का उत्तर यदि दिखाई देता है तो बाकी के हम छाट कर या काट कर उसका उत्तर हम उस सही कूट का पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर कीर्तिलता जो विद्यापति की अवाट्य भाषा में, भंवर गीत नंददास की है ब्रज भाषा में लिखित, और मधुमालती मंजन की है अवधी भाषा में, और प्रिय प्रवास उपाध्याय सिंह हरिओद की है खड़ी बोली में लिखित है। उसके बाद है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, यह जो है यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति है कनप्पा की। का तरुवर पंच पिटाल, यह किसकी है। तो यह है लुईपा की। उसके बाद यहाँ पर ही देखते हैं, नगर बाहिरे डोंबी तोहिरे कुड़िया छाई, यह कनप्पा की है। का तरुवर पंच पिटाल, यह लुईपा की है। कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, यह नरपति नाल की है। मोरा जोबना नवलेरा भयो है, यह खुसरो की है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचना काव्य पंक्तियाँ दी हुई है और उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। तो ओनई घटा परी जग छाई, यह जायसी की पंक्ति है। आवत जात पनैया टूटी, यह कुमन दास की है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, यह सुंदरदास की है। कीर्ति भनीति भूति भल सोई, यह तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को कौन से सिद्धांत किसके हैं यह पहचानना है। तो यहाँ पर
अद्वैतवाद से वाद के रविदास थे और अद्वैतवाद का प्रवर्तन कृष्णाचार्य शंकराचार्य ने किया था। विशिष्ट द्वैतवाद से तुलसी थे और उसके विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। शुद्ध द्वैतवाद के कवि कुम्मन दास थे और शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। सखी संप्रदाय जो था वह हरिदास थे इसके कवि, और हरिदास ने ही, स्वामी हरिदास ने इसका सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर जपूजी नानक दास का है, रस मंजरी नंददास का है, भैरवी नायिका भेद रहीम दास का है और वैराग्य संदीपिनी तुलसीदास का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य आधार पर सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर करना है, तो शिवराज भूषण अलंकार निरूपण भूषण का ग्रंथ है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है और यह भूषण का है। छत्र प्रकाश यह जीवन चरित है, यह लाल कवि का है। बिरह वारिस रीति स्वच्छंद ग्रंथ है और यह बोधा का है। काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण ग्रंथ है और यह भिखारी दास का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। तो रस सागर यह श्रीपति की रचना है। रस चंद्रोदय यह कविंद्र की रचना है। रसराज मोतीराम की है और रस पीयूष निधि यह सोमनाथ की रचना है। यहाँ पर देखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह किसका है? तो यह निराला का है। मैं दिनों को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। यहाँ पर थोड़ा ये हो जाएगा, यहाँ भी मिला सकते हैं, लेकिन कैसा है, इसको छोड़ ही देते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंधित काव्य कृति को, यानी कौन सा पात्र किस कृति का है यह बताना है। तो यहाँ पर जो है वह देखेंगे हम। सबसे प्रथम जो है कर्ण कहाँ का पात्र है, तो कर्ण जो है वह कर्ण और रश्मिरथी का पात्र है। और ये का 3 कहाँ पर दिखा रहा है, तो ये का 3 यहाँ पर है, बाकी किसी में नहीं, तो ऑप्शन क्रमांक सी ही सही होगा हमारा। तो उसके बाद कमला जो है, कमला प्रणय की छाया की पात्र है। और उसके बाद औशिनरी यह उर्वशी की पात्र है। और राहुल जो है, राहुल यशोधरा का पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर रचनाओं के साथ सुमिलित करना है और उसके हम करेंगे, क्योंकि आगे की कौन सी है, तो आगे के मैं पहले सन्नाटा बुनता हूँ, यह आगे का है। उसके बाद है बच्चन का, यानी हरिवंश राय बच्चन की कौन सी है, तो हरिवंश राय बच्चन की कला और बूढ़ा चांद, नहीं, कला और बूढ़ा चांद यह नहीं हो सकता। आगे का है कि मैं पहले सन्नाटा बुनता हूँ। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन की कौन सी कृति है, तो हरिवंश राय बच्चन की है सतरंगिनी। और रघुवीर साय की कौन सी हो सकती है, तो रघुवीर साय की यहाँ पर होगी कृति, वह होगी सीढ़ियों पर धूप। और सुमित्रानंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जुड़े आंदोलनों के साथ सुमिलित करना है, यानी कौन सा कवि किस आंदोलन से है। यहाँ तो श्रीकांत वर्मा यह जो है अकविता आंदोलन के प्रवर्तक है। नरेश मेहता ने नरेश जो है वह नकेनवाद से है। शंभुनाथ सिंह यह नवगीत विधा से है। और केदारनाथ अग्रवाल यह प्रगतिवाद से है। अभी यहाँ पर कहानियाँ दी हुई है और उनके पात्रों के साथ सुमिलित करना है। अभी आकाशदीप कहानी का पात्र जो है वह है बुद्धगुप्त। उसके बाद उसने कहा था कहानी का पात्र कौन सा है, तो बोधा सिंह है। और गैगरिन कहानी की कौन है, तो मालती है। तो यहाँ पर आकाशदीप का 3 कहाँ पर दिखा रहा है, यानी ये का 3 कहाँ पर है, तो ये ही पहले ही नंबर पर है। उसके बाद अतुल जो है दिल्ली
दिल्ली में एक मौत का पात्र अतुल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्णनीय विषयों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर अजय की डायरी, यह विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ देवराज का उपन्यास है। अंतराल, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, यह मोहन राकेश का उपन्यास है। बसंती, यह महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है जो भीष्म साहनी का है। और महाभोज, समकालीन राजनीतिक परिवेश, यह मनु भंडारी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। और यहाँ पर जो है कहनी अनकहनी कहनी अनकहनी किसका है, तो वह है धर्मवीर भारती का है। उसके बाद गंध मातक कुबेरनाथ राय का है। और जीप पर सवार इलिया यह हरिशंकर परसाई का है। और मिट्टी की ओर, यह रामधारी सिंह दिनकर का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर पात्रों को, तो उर्वी किस नाटक की पात्र है, तो उर्वी जो है वह पहला राजा नाटक की पात्र है। उसके बाद सुंदरी लहरों के राजहंस की पात्र है। वेनुरति किस नाटक की पात्र है, तो वह वेनुरति जो है वह सुंदरी नाटक की पात्र है। और देवसेना किस नाटक की पात्र है, तो देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित पात्रों के साथ सुमिलित करना है, यानी यहाँ पर पहले के जैसा ही। तो सूरज का सातवां घोड़ा का पात्र है मानिक मुल्ला, यह धर्मवीर भारती का है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास महिला आंचल पंचायत रेणु विश्वम्बर नाथ प्रसाद है। और उसके बाद 1 इंच मुस्कान का पात्र है रंजना, जो मनु भंडारी की है। और मनु भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों ही लिखा है। तमस जो है नथु भीष्म साहनी का उपन्यास है। निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर है देखो, हम हशमत कृष्णा सोपती का है। बच्चन निकट से अजित कुमार का है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का है। चीड़ों पर चांदनी निर्मला वर्मा का है। यहाँ पर जो काव्य पंक्तियाँ दी हुई है और उस काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ ने यहाँ पर अलंकार पहचाना है। 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, इसमें श्लेष अलंकार हुआ है। बंसी धुन सुनी ब्रज बधु चली बिसार विचार, भूषण पहिए पगई भुजंग लपेटे हार, इसमें असंगति अलंकार है। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार, यह अनुक्ति अलंकार है। उदित उद्यगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन, यह रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके संबंधित आचार्य, यानी कौन सी अवधारणा किस आचार्य की, यह सुमिलित करना है। यहाँ पर है देखो, उत्तर संरचनावाद लुई आर्थ्यूस का है। यथार्थवाद जॉर्ज लुकास का है। और उत्तर सोचनवाद यह रॉबर्ट्स का है। और उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेम्सन का है। यहाँ पर जो गद्यांश है वह गद्यांश हम छोड़ देंगे। दो गद्यांश दिए हुए हैं, यह पूरे छोड़ देंगे हम। ये स्थापना और तर्क के देखेंगे, क्योंकि स्थापना और तर्क के 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्थापना और तर्क से कहाँ से क्वेश्चन, 1 मिनट, यहाँ से है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं,
उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं को वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। यानी यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला देखते हैं, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य की अंतिम लक्ष्य है। बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। उसके बाद है क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार और व्यक्ति उपभोक्ता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोनों सही हो गए। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का वैचित्र्य मार्क्सवाद दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। बिल्कुल गलत है, यह नहीं है वह, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिदायत दी गई है। यह भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। यह जो है, यह गलत है। सामाजिक क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। यह सही है, अस्तित्ववाद। अगला देखते हैं, वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क देखते हैं कि इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा है, पुष्टि है। यानी यहाँ पर तर्क सही है। स्थापना देखते हैं, तो यहाँ पर स्थापना दोनों गलत है। अगला देखते हैं, किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावों का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। बिल्कुल सही है, यह नहीं, गलत है, यह सही नहीं है। तो तर्क क्या कहता है, क्योंकि उपर्युक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावनात्मक सत्ता का प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो यहाँ पर यह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तो यहाँ पर ये गलत है, एकांकी नाटकों का लघु संस्करण नहीं है, लघु नहीं है। तो क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाँट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जाता, यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु सौंदर्य एक ऐसी शक्ति है जैसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चलित और हिल्लोलित होने के योग्य देता है। क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समानार्थी समान धर्मी तत्व अंतर्हीन है। यहाँ पर जो है दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। यह बिल्कुल सही है, नाटक एक गतिशील पाठ है। तर्क क्या कहता है, क्योंकि वह लिखा कभी कहीं भी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, यह गलत है। कहीं कहीं वह सार्वजनिक भी हो जाता है, यानी देश प्रेम जो सार्वजनिक हो जाता है वह निजी नहीं। तर्क है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। यह गलत है, प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, वह वैयक्तिक भाव होता है। यह सही है। अगला देखते कि चेतना अनुभूति की संघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तर्क क्या कहता है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध
शुद्ध हृदय के संवेदन ही, यानी यहाँ पर जो है वह यह सही और ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे मुंह में ज़्यादा कठिनाई है, दर्द है, तो बोलने में कठिनाई आ रही है, तो यहाँ पर आज रुकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।